जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी का क्लास, यानी कि आप सभी डीएलएड छात्र छात्राओं के लिए होगा। तो शुरुआत करते हैं। और जो नए छात्र जुड़ रहे हैं, आप सभी को बता दें, हमारे पुराने स्टूडेंट सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आप सभी लोग भी जरूर से लगाइएगा और लास्ट में अपना जो है स्कोर बताइएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन को एडजस्ट, और ये है आपका पिछला क्लास का होमवर्क। उसमें दिए थे आपको कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो काफ़ी लोगों ने है ना सही ही आंसर दिए थे आप सभी लोग। तो कहिएगा सर भगत सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सी आपका सही जवाब था, ठीक है। जो लोग भी सी दिए हैं आंसर इसका सही है। आते हैं यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है, तो लगाइएगा मेरे भाई, स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस सेट, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हिंदी का है, तो पूछ रहा है कि पेड़ से फल गिरा, यहाँ पर निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुने। आपको कारक बताना है यहाँ पर, कौन सा कारक है इसमें। पेड़ से फल गिरा, बताइए। ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को, सेट लगाइए। तो मेरे भाई यहाँ पर कहिएगा सर से तो किसका है, एक तो करण कारक में आता है, करण से है ना, और एक आता है किस में, कहिएगा सर आपादान में भी आता है, आपादान में भी से आता है, समझे। कारक के 8 भेद होते हैं, तो करण में भी और आपादान में, दोनों में भी उसका जो है चिन्ह क्या है, से है। लेकिन करण का होता है जब अलगाव का बोध ना हो, लेकिन आपादान में जहाँ पर अलगाव का बोध होता है वहीं पर से आता है। तो पेड़ से फल गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि पेड़ से अलग होकर के ही तो फल गिर रहा है ना, तो अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आपादान कारक लगाएंगे मेरे भाई, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कहिएगा सर बी बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि नयाचार का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, यानी आपको इसका इंग्लिश पूछ रहा है, पूछा जाता है इस प्रकार से, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। प्रोटोकॉल, एग्रीगेट, कॉन्सेंसस या फिर डॉक्यूमेंटेशन। तो भाई नयाचार का मतलब हो जाएगा, कहिएगा सर प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ही पूछ सकते हैं, तो एग्रीगेट का मतलब क्या हो रहा है, तो भाई ध्यान रखिएगा सकल, सकल और सकल, ठीक है। इसका सकल मतलब क्या, जैसे इकट्ठा नहीं बोलते हैं किसी भी चीज़ का, इकट्ठा या सकल या समस्त बोलते हैं, तो वही है ये, ठीक, समझ गए, सकल या इकट्ठा। अच्छा, कॉन्सेंसस मतलब क्या हो गया भाई, बिल्कुल मेरे भाई सर्वसम्मति, लिखिएगा, इसका मतलब पूछ सकता है एग्जाम में आपको। सर्वसम्मति कहता है ना, सर्वसम्मति से ये काम हुआ है, तो इस प्रकार से। डॉक्यूमेंटेशन किसको बोलते हैं, तो प्रलेखन, प्रलेखन मतलब किसी भी चीज़ को, कोई भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, उसको अच्छे से लिखना, अच्छे से एडजस्ट करके, है ना, संकलित करके रखना उसको, उसी को कहा जाता है प्रलेखन, समझ गए। तो इस प्रकार से तो ध्यान रखिएगा इन तीनों को भी, और इसके अलावा नयाचार का प्रोटोकॉल हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा भाई मेरे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किस क्रमांक में सूत, सूत, सूत और सूत शब्द युग्म का सही अर्थ जो है दिया गया है। अर्थवेद, वही अर्थ पूछ रहा है कहने का मतलब। तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे, देखिए सूत का माने धागा, या तो क्या होता है सारथी होता है। इस सूत का मतलब या तो, इसका मतलब या तो धागा होता है या इसके अलावा सारथी होता है, समझे, इस सूत का मतलब। लेकिन जहाँ पे हरसुकर लगा, इसका मतलब पुत्र होता है। आप सभी को कराए थे ना, बेटा तनय सुत, लड़का आत्मज, है ना। पुत्र का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, तो ये सूत माने क्या होता है, पुत्र हो जाता है। लेकिन सूत माने या तो धागा होगा या तो सारथी होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सारथी या पुत्र बोलेंगे, समझ गए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगले सवाल पर आइए। देखिएगा पूछ रहा है कि महान शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। महान शब्द का सबसे अच्छा विलोम क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर मेरे भाई करेक्ट आंसर तुच्छ हो जाएगा। महान का क्या बोलेंगे, कहिएगा सर तुच्छ, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि दारिद्र्य शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। इसमें भी पूछ रहा है आपको विलोम बताइए, दारिद्र्य का सबसे अच्छा विलोम क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरे दारिद्र्य मतलब गरीबी, तो भाई इसका सर्वोत्तम विलोम यहाँ पर वैभव होगा, ये ध्यान रखिएगा, वैभव। अब कहिएगा सर कौशल भी तो बोल सकते हैं, देखिए कौशल भी सही है। इसके अलावा देखिए संपत्ति बोला गया, लेकिन सबसे सटीक जो होगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका वैभव। तो कहिएगा सर कैसे, वैभव माने होता है कि अच्छा रहन, खाना पीना, रहन सहन, समझ रहे हैं, उसी को वैभव कहा जाता है। तो दारिद्र्य का मतलब क्या हो जाएगा, वैभव हो जाएगा। सबसे सटीक सी याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनना है आपको, बताइए भाई। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, बच्चों को गुस्सा मत करो। अच्छा, बच्चों पर गुस्सा मत करो, बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, और बच्चों का गुस्सा मत करो। सबसे सटीक कहाँ पर लगा, कहिएगा सर सबसे सटीक ये वाला लग रहा है, बच्चों पर गुस्सा मत करो। बिल्कुल मेरे भाई यही वाला सबसे सटीक हो जाएगा, शुद्ध वाक्य पहचानने के लिए बोल रहा था। चलिए भाई मेरे अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। एक बार फिर से बताइएगा। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक में हूँ, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक ने हूँ,
अच्छा, मैं यहाँ कुशलता में हूँ, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, बताइए तो। बिल्कुल मेरे भाई कहिएगा सर यहाँ पर तो देखते ही पता चल रहा है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, ये बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सब में ये में ने ये सब नहीं लगता है, समझ गए। तो मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, नहीं पूछ रहा है, मतलब 3 तो इसमें नदी का ही पर्यायवाची शब्द दिया है, कौन सा नहीं है। तो भाई मेरे नदी का पर्यायवाची शब्द यदि आप सभी लोग लिखना चाहें तो लिखिएगा सरिता, सरिता, ये सब पूछ लिया जाता है, इसलिए सबको याद रखिए। सरिता, निम्नगा, इसके अलावा निर्झरनी भी होता है ना, निर्झरनी। एक बार फिर से लिखते हैं, निर झ कैसे होता है इसे ना, हाँ निर्झरनी, समझे। अच्छा, रीनी होता है, निर्झरनी रीनी होता है, इस प्रकार से। इसके अलावा एक ये 3 लिख लीजिए, इसके अलावा आप लिखिएगा तरंगिनी, तरंगिनी भी होता है, ये वाला तरंगिनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कहाँ पर, देखिए अच्छा मिल रहा है क्या, निर्झरनी भी मिल गया आपका, तरंगिनी भी मिल गया, सरिता भी होता है, देखिए यहाँ पर सरिता भी आपको लिखवाएं तो सरिता भी हो जाएगा, लेकिन तरनी नहीं होगा मेरे भाई। कहिएगा सर कौन सा नहीं है, तो तरनी, तरनी मतलब समझ रहे किसका पर्यायवाची शब्द है, नाव का पर्यायवाची शब्द है, नैया, नौका, तरनी, तरी, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसका भी लिख लीजिए, नाव का लिख लीजिए, तो एक तो तरनी हो जाएगा, इसके अलावा नौका हो जाएगा, नैया नौका, इसके अलावा नैया हो जाएगा, नैया है ना, नौ लिखना है यहाँ पर, नौ, नैया नौका, इसके अलावा तरनी हो ही गया, इसके बाद तरी। तो ये सब लिखेगा किसका है, नाव का पर्यायवाची शब्द है, नाव का पर्यायवाची शब्द, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये सब नदी का है तो ये भी याद रखिएगा। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर सी था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ पूछ रहा है, बताइए। हवा से बातें करना मुहावरा एक प्रकार का, इसका अर्थ पूछ रहा है। तो बिल्कुल मेरे भाई देखिए, बहुत अधिक बोलना, कहिएगा नहीं, सपनों की दुनिया में रहना नहीं, हमेशा प्रकृति के बारे में बातें करना बिल्कुल नहीं। सबसे सटीक आंसर होगा इसका बहुत तेज दौड़ना, यानी हवा से ही बातें कर रहा था वो, मतलब बहुत तेज दौड़ रहा था वो, समझ गए। तो हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अच्छा, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, अच्छा मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, तुझे प्रथम पुरस्कार मिला, अशुद्ध पकड़ने के लिए बोल रहा है, बताइए। यानी 3 तो इसमें शुद्ध है, एक अशुद्ध है। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी आप लिख सकते हैं, ये तो सही है। इसके अलावा मुझको भी आप यूज कर सकते हैं, कई लोग कहीं पे यूज करता है कई कई जगहों पे। तो मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी थोड़ा सही है, लेकिन इससे तो ज़्यादा ही सही है, समझे। और तुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये तो वाकई ठीक ही है। सटीक आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अशुद्ध पूछ रहा था, मेरे को इस प्रकार से शब्द यूज नहीं होता है, मेरे को प्रथम, तेरे को ऐसा नहीं होता, मेरे को तेरे को कोई शब्द नहीं होता है। ये बोल चाल के भाषा में लोग बोल भी देता है, लेकिन ये कोई शब्द नहीं होता है मेरे को तेरे को, समझे। लेकिन मुझको होता है, तो इसलिए ये सब सही तो है, लेकिन अशुद्ध बोल रहा था, तो सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला ऐसा वाक्य नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है आपका। पूछ रहा है कि किस विकल्प का पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सुमेल नहीं खा रहा है। सर्विस है, शॉर्ट कैलेंडर है, स्लिप ओपिनियंस है, इसके अलावा स्मॉल क्लेम्स है। देखिए मेरे भाई ये शब्द कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे जो कोर्ट वगैरह होता है ना, उसमें किसी प्रकार का अदालत वगैरह का कार्यवाही वगैरह जो स्टार्ट होता है, उसमें यहाँ पर इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सर्विस, शॉर्ट कैलेंडर। तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको समझाते हैं, समझिएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सर्विस शब्द का इस्तेमाल कब होता है, जैसे जज ने किसी के बारे में नोटिस निकाला कि भाई इस गवाह को यहाँ पर बुलाओ, तो भाई बुलाने के लिए उसके पास, गवाह के पास जाना तो चाहिए न्यूज़ की भाई आपको बुलाया जा रहा है। तो वो जो नोटिस उसके पास भेजा जाता है, तो यदि वो नोटिस उसको मिल गया गवाह को, समझ गए, जो नोटिस उसको भेजना था वो कार्यवाहक के द्वारा दिया जा चुका है, तब उसको बोलते हैं कि भाई सर्विस हो चुकी है, समझे। मतलब कि हाँ हम वहाँ पर जो है नोटिस पहुँचा दिए, तो उसको कहता है कि जज साहब हम सर्विस दे दिए हैं, समझे। तो सर्विस मतलब क्या हो गया, अदालती कागज की प्रति यदि ये गवाह के पास पहुंच गया तो उसको बोलते हैं सर्विस हो चुकी है। तो ये शब्द सही है, यानी कि इससे सुमेलित हो रहा है। अगला, शॉर्ट कैलेंडर कब यूज होता है, जैसे जो जज होता है उसके पास कई प्रकार के केस आते हैं, बड़े केस, छोटे केस, सब तरह के केस होते हैं, समझे। तो भाई मेरे शॉर्ट कैलेंडर का सब तब इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़े केस होते हैं उसका एक अलग फाइल बना लिया जाता है, जो छोटे केस होते हैं उसका एक अलग फाइल बना लिया जाता है। तो जो छोटा छोटा केस होता है उसका एक जो अलग फाइल बनाया जाता है उसी को कहा जाता है शॉर्ट कैलेंडर, समझे। कि कुछ ही दिनों में उसका जो है ये जो अदालती जो कार्यवाही
कार्यवाही शुरू किया जाता है, कुछ ही दिन में यदि उसको खत्म कर लिया जा सकता है केस को, तो उसी को शॉर्ट कैलेंडर की सूची में रख लिया जाता है। कहता है तो मामलों की सूची, ये सही है। शॉर्ट कैलेंडर मतलब हो गया मामलों की सूची जो बनाया जाता है उसी को कहा जाता है शॉर्ट कैलेंडर। समझ गए ये भी। अच्छा, स्लीप ओपिनियंस का मतलब क्या है? लिखित निर्णय। जज जो है न्यूज कोई भी, जैसे कि न्यूज नहीं बोलेंगे, जैसे कि फैसला कोई भी सुनाया तो उसको डायरेक्ट पब्लिक में, मतलब कि पेपर वगैरह में तुरंत नहीं छपाया जाता है, बुक वगैरह तुरंत उसका लॉन्च नहीं होता कि हाँ भाई ऐसा हुआ। उसका सबसे पहले कोई कच्चा कॉपी निकाला जाता है, ताकि कच्चा कॉपी मतलब थोड़ा बहुत न्यूज वो फैलता है, और उसमें अगर किसी प्रकार का सुधार हो सके तो आगे चल करके जो है उसका सुधार भी उसमें किया जा सकता है, इसलिए उसका पहले कच्चा कॉपी निकाला जाता है। समझे? मतलब जज का शुरुआती लिखित कॉपी बोल सकते हैं, शुरुआती लिखित फैसला बोल सकते हैं, उसी को कहता है स्लीप ओपिनियंस, यानी लिखित निर्णय। समझें? शुरुआती वाला। तो ये भी ठीक है, स्लीप ओपिनियंस मतलब लिखित निर्णय, ये शब्द भी सही है। गलती कहाँ पर है तो कहिएगा सर यहाँ पर ऑप्शन डी में है। स्मॉल क्लेम्स शब्द ठीक है, लेकिन $2000 तक की क्षति, ये $2000 फिक्स कर दिया गया, इसलिए गलती है। स्मॉल क्लेम्स कब यूज होता है? जैसे कोई केस है पैसे से रिलेटेड, छोटा मोटा जो पैसा वगैरह जो उससे रिलेटेड जो केस होता है जज के पास जो आता है उसी को कहा जाता है स्मॉल क्लेम्स। समझे? जो पैसे से रिलेटेड केस होता है। तो इसमें ये फिक्स नहीं है कि भाई $2000 तक की ही क्षति होगा तभी हम उसका नाम देंगे स्मॉल क्लेम्स। समझ गए? ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से फिक्स किया गया रहता है कोर्ट के द्वारा, कि भाई इतना तक का यदि कोई पैसा का मामला है तो उसका केस जो है हम वो कर देंगे। समझ गए? तो इसीलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वही पूछ रहा था शब्द सुमेलित कौन सा नहीं है, तो डी वाला नहीं है। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर आइएगा। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि देहात शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? देहात। तो देहात का देहात ही तो होगा नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर ना बी होगा। देहात का होता है देहाती। ठीक है, दो हाथी नहीं बोलेंगे तो शब्द ही गलत है, और दो हाथ ये भी गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देहात का देहाती विशेषण हो जाएगा, उससे थोड़ा सा अंदर जा करके बताना होता है। अच्छा, ये है आपका गद्यांश वाला। तो क्या करेंगे हम लोग? कहिएगा सर पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आधुनिक तरीके से खेती करना क्यों आवश्यक है? अच्छा, यहाँ पर देखिए जो गद्यांश आपका खेती से ही रिलेटेड दिया गया है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं और भी सटीक आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, किंतु यहाँ के किसानों की वास्तविक आर्थिक दशा अत्यंत ही दयनीय रही है। इसके अलावा कृषि उत्पादन में इच्छित वृद्धि लाने के लिए आधुनिक तरीके से खेती करना आवश्यक है। अच्छा देखिए, यहीं पर मिल गया है ना। सवाल आपका यही था कि आधुनिक तरीके से खेती करना आवश्यक क्यों है? तो देखिए, इच्छित वृद्धि लाने के लिए आधुनिक तरीके से खेती करना आवश्यक है। आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। ये आगे आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है, पीडीएफ तो आप सभी को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है। आधुनिक तरीकों से खेती करना जो है क्यों आवश्यक है? तो विदेशी तरीकों के अनुनय के लिए तो होगा नहीं, इसमें जोखिम नहीं रहता, ये भी नहीं। उत्पादन की यहाँ देखिए यही वाला हो जाएगा ना। कहिएगा हाँ सर सी यहाँ पर सही है। उत्पादन में इच्छित वृद्धि होती है, इसीलिए आधुनिक तरीकों से खेती करना आवश्यक है। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसानों की दशा सुधारने के लिए ये सब होगा नहीं, क्योंकि आपके जो पीडीएफ में दिया है पीछे गद्यांश में, उसी से रिलेटेड आपको जवाब देना है। इसलिए बोले ना कि थोड़ा सा गद्यांश पढ़ लेना है, यदि आपको देख लेना है कि जब गद्यांश से ही क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो समझें। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उत्पादन में इच्छित वृद्धि होती है इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कई सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि सर क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन। तो मेरे भाई देखिए, आप सभी के लिए हल्का लगता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए हार्ड होता है। और इस बात पर भी हम सिर्फ नहीं क्वेश्चन लेकर के आते हैं। इससे पहले जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ मेरे भाई, उसमें पता है क्या पूछा गया? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लेक्टोमीटर से मापी जाती है, किसको नहीं पता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा गया। तो पूछा इसलिए गया कि कई सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। हमको पता है, आपको पता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि दूध की शुद्धता अभी भी किससे मापी जाती है। समझे मेरे भाई? तो क्वेश्चन जो हम लोग कई दिनों पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तब हमको लगता है कि भाई इजी है, लेकिन सबके लिए वो इजी नहीं होता है। समझ गए ना? तो इसीलिए जो इजी क्वेश्चन है उससे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये क्या क्वेश्चन लेकर के आते हैं। हम सब प्रकार का क्वेश्चन लाते हैं मेरे भाई। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण काम होगा वही हम कर रहे हैं। तो आप सब लोग बस ध्यान से प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जूता साफ करना कहेगा सर नहीं। स्वाभिमानी बनना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चापलूसी करना होता है। ठीक है, स्वाभिमानी बनना कहाँ से हो जाएगा? जूते चाटना, किसी का जूता चाटना मतलब कहने का उसका चापलूसी हम कर रहे हैं। समझे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब जूते चाटने का मतलब ये नहीं कि उसका जूता चाटने चले गए, कहने का मतलब ये मुहावरा है, शब्द है ये एक प्रकार का, कि भाई क्यों उसका जूता चाट रहा है, क्यों उसका अंगूठा चाट रहा है। ये भी होता है, अंगूठे चाटना मतलब चापलूसी करना, दोनों का एक ही मतलब होता है। ये ध्यान रखिएगा, मुहावरा और उसका अर्थ पूछा जाता है। जूता से मारना ये तो होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्या पूछ रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग।
है ना, कि सवाल का जो है चौड़ाई थोड़ा बड़ा है। देखिए कह रहा है कि जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए डैश की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ डैश की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग मिलाते हैं, मजबूत इमारतों के लिए बुनियाद, ईंट, कारीगर, जड़। जड़ वाला तो नहीं होगा, लेकिन बुनियाद, ईंट और कारीगर हो सकता है। अच्छा, इधर मिला करके देखिए, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नजरिए। अच्छा, ये हो सकता है। साफ बुनियाद, बुनियाद तो नहीं होगा चूंकि ये इमारत में ही आएगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। तो साफ प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान भी नहीं होगा, जैसे किसी मकान वगैरह बनाया जाता है उसमें पूजा पाठ जो किया जाता है उसी को प्रतिष्ठान बोला जाता है, तो ये वाला भी तो होगा नहीं। और ये तो जड़ हो गया, ये वाला भी नहीं होगा। सटीक आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। बुनियाद और नजरिया फिक्स करके देखिए, जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए बुनियाद की जरूरत, बिल्कुल जो जड़ होता है मजबूत तरीके से बनाया जाता है उसी को बुनियाद कहते हैं। बुनियाद की जरूरत होती है ना, यानी कि उसको तड़ी बोला जाता है, तड़ी, जड़ नहीं बोलेंगे। जड़ तो रहता तो फिर तो ये हम बोल ही सकते थे, जड़ नहीं, उसको तड़ी बोला जाता है। जो नीचे जो बनाया जाता है चौड़े टाइप का पहले, उसके बाद उसके ऊपर दीवार खड़ा किया जाता है। तो जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए बुनियाद की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता पाने के लिए साफ नजरिए की जरूरत होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सटीक जो होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कह रहे हैं 9, 10, 11 होना मुहावरे का अर्थ कौन दर्शा रहा है। कहेगा सर देखिए कितना इजी है मेरे भाई, है ना। कई लोग इसका आंसर जानते हैं। 9, 10, 11 होना कौन नहीं जानता है कि भाग जाना इसका आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरे भाई एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। 9, 10, 11 होना जो मेरे भाई नहीं जान रहे, इसका मतलब होता है भाग जाना, समझे। मुहावरा है, इसका अर्थ पूछ रहा था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आइए। 9, 2, 11 मतलब भाग जाना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। विरुद्धार्थी मतलब कि विलोम शब्द, समझें। तो किसका पूछ रहा है, अपकर्ष का विलोम, बताइए क्या हो जाएगा। उत्कर्ष, अपकर्ष का अपकर्ष तो होगा नहीं, स्थिर और चालाक भी नहीं होगा। सटीक आंसर ऑप्शन ए होगा। अपकर्ष का उत्कर्ष, कई बार उल्टा पूछा जाता है, उत्कर्ष का विलोम बताइए क्या हो जाएगा, तो अपकर्ष हो जाएगा, समझे। उल्टा भी पूछ लिया जाता है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिएगा, कह रहा है कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त होता है, बताइए। तो अप शब्द कहाँ पर आपको लगाने से ऐसा लग रहा है कि वाक्य जो है शब्द बन सकता है। अप राम ने उपसर्ग पहले लगाया जाता है, तो पहले लगा करके देखिए, राम के पहले अप लगाइए। अप राम माने कुछ होता है कि कुछ नहीं होता है सर। अप रन, रन में लगाइए, कुछ नहीं होता है। आपके पहले, मान के पहले आप लगाइए। अपमान, कहिएगा अपमान शब्द सर सुने हैं, है ना। किसी का तिरस्कार करना, है ना, अवहेलना करना, उसी को अपमान बोल सकते हैं। अपजय, अपजय ये भी गलत है। पराजय भले होता है, अपजय नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपमान बोल सकते हैं, समझ गए। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए पूछ रहे कि निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए तुलसीदास की रचना कौन सी है। तो बिल्कुल मेरे भाई विनय पत्रिका हो जाएगा ना। तुलसीदास जी की रचना कौन सा है, कहिएगा सर विनय पत्रिका। ये विनय पत्रिका से रिलेटेड 2-3 शब्द याद रखिएगा, 2-3 बातें आप। ब्रज भाषा में ये लिखा गया है, किस भाषा में, ब्रज भाषा में, ठीक है। जो राम है तो राम के बारे में, इसको एक और शब्द है राम विनयावली, ध्यान रखिएगा, राम विनयावली, ठीक है। बेसिकली इसमें राम वगैरह के बारे में चर्चा किया, उसका वनवास उसका कैसा, जो रामायण वगैरह था ना उससे रिलेटेड इसमें लिखा हुआ है कहानी वगैरह। तो ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। राम विनयावली भी इसको बोला जाता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, राम विनयावली, ठीक है। एक विनय पत्रिका इसका नाम है, ये भी याद रखिएगा। रचना किसने किया भाई विनय पत्रिका का, तुलसीदास जी ने। अच्छा, ये कवित्त रत्नाकर जो है इसका रचना किसने किया, तो ये सब भी थोड़ा सा लिख लीजिए मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। चलिए देख लेते हैं, कवित्त रत्नाकर इसके लेखक कौन है, तो कहिएगा सर इसके लेखक हैं कवि सेनापति, लिखिएगा बस इसके थोड़ा सा ये याद रख लीजिए, लेखक कवि सेनापति। अच्छा, ये साहित्य लहरी का लेखक कौन है, तो बिल्कुल सूरदास है, सूरदास साहित्य लहरी के लेखक सूरदास है। और इस साहित्य लहरी में कृष्ण जी के बारे में लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला विनय पत्रिका तो हो ही गया, इसके अलावा काशी का लिखिएगा। काशी का है काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, ठीक है। इसके लेखक का नाम ही यही है, काशीनाथ सिंह। जैसे वाराणसी का एक गांव है, उसका नाम है अस्सी, वाराणसी का एक गांव है अस्सी, तो इन्होंने ही उसी गांव के ऊपर वहाँ के राजनीति वगैरह, वहाँ के रहन सहन कल्चर के बारे में ये जो है लिखा गया है। और ये जो काशी है मेरे भाई, ये एक प्रकार का उपन्यास, इसका पूरा नाम है काशी का अस्सी। क्या नाम है, काशी का अस्सी, माना काशीनाथ सिंह ने लिखा इसलिए इसका नाम दिया गया है काशी, और उसका अस्सी माने कि वाराणसी के गाँव का नाम है अस्सी, उसी पे ऊपर ये लिखा गया है उपन्यास। तो काशी का अस्सी इसका पूरा नाम है, यहाँ पर सिर्फ काशी लिख दिया गया है। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, काशीनाथ सिंह, समझ गए, ध्यान रहेगा ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे भाई। यहाँ पर देखिएगा क्या पूछ रहा है,
आपसे पूछा गया कि हिंदी ना फारसी लाल जी की डैश, सही विकल्प का चयन कीजिए और लोकगीति को पूरा कीजिए। हिंदी ना फारसी लाल जी की हुलासी कहिएगा नहीं, आलसी नहीं, और मसालची ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बनारसी। सुनेंगे आप सभी लोग, हिंदी ना फारसी लाल जी की बनारसी, मतलब कहने का इसका यही है, आप सभी को बताया भी थे पिछले क्लास में कि अनपढ़ होकर भी योग्य होने का दिखावा करना कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उसी को कहता है हिंदी ना फारसी और लाल जी की बनारसी। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण प्राप्त कथाकार हैं? किसको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। हाँ मेरे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी डी, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसको कई सारे अवार्ड मिले मेरे भाई, ठीक है, हिंदी के ये साहित्यकार हैं, इसको कई सारे अवार्ड मिले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 3 आपको लिखवाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, तो ये लिख लीजिएगा आप। महादेवी वर्मा को, इसको सबसे पहले लिखिए तो इसका एक और नाम है, कौन सा? तो कहिएगा सर आधुनिक मीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, आधुनिक मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक मीरा, सब याद रखिएगा। इसके अलावा इसको पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया? तो लिखते हैं यहाँ पर पद्म भूषण। पद्म भूषण से इनको जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है 1956 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये है भारत का, है ना, दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड इसको बोला जाता है, और जो भारत रत्न होता है वो सबसे पहला अवार्ड होता है भारत का सबसे बड़ा, ये दूसरा हो गया, और तीसरा क्या होता है? पद्म विभूषण। तो इसको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, पद्म, है ना, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण इसको बोलेंगे, विभूषण, इसमें वी शब्द लगा होता है। ये कब मिला इनको? तो भाई ये मिला 1988 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये जो पद्म विभूषण मिले भाई, ये इसको मरणोपरांत मिला है, मतलब मरने के बाद, समझ गए, मरणोपरांत, ये लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर शॉर्ट जगह इसलिए यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं, तो लिख लीजिएगा इसको। इसके अलावा एक याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है, ज्ञानपीठ। अच्छा, ज्ञानपीठ कब मिला मेरे भाई? तो ये लिख लीजिएगा 1982 में, 1982 में। तो मरने के पहले ज्ञानपीठ मिल चुका था, लेकिन 1988 में मिला है आपका क्या? मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण। तो ये तीनों याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट करते रहता है, ये सवाल पूछते रहता है एग्जामिनर। पद्म भूषण से महादेवी वर्मा को 1956 में किया गया है, नवाजा गया है। पद्म विभूषण से 1988 में, ये मरणोपरांत, लेकिन इससे पहले ज्ञानपीठ से 1982 में। ठीक है, इसको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? बताइए। विधुर, सर देखने में विधुर तो सर पहले से ही स्त्रीलिंग लग रहा है, लेकिन नहीं, विधुर है पुल्लिंग शब्द, इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाता है विधवा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कहिएगा सर विधवा। विधवा मतलब समझें क्या? जिसका पति मर गया उसको क्या कहते हैं? विधवा। तो विधुर कहते हैं किसको? जिसकी पत्नी मर गया हो उसको विधुर कहा जाता है, समझ गए? तो विधुर का स्त्रीलिंग रूप होगा विधवा और पुल्लिंग रूप विधुर ही है, समझ गए आप? तो करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा कि अति मलिन वृषभानु कुमारी उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए। अति मलिन वृषभानु कुमारी, देखिए मेरे भाई यहाँ पर ना करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विप्रलभ श्रृंगार। कहिएगा सर विप्रलभ श्रृंगार रस, तो सर पहली बार पढ़ रहे हैं। तो देखिए अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये किसके बारे में कहा गया है? जो कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं ना, तो उसके वियोग में जो राधा की स्थिति हुई रहती है, तो वहीं से ये शब्द लिखा गया है कि अति मलिन वृषभानु। वृषभानु माने राधा के बारे में लिख रहा है कि राधा कुमारी जो है वो अति मलिन उसका चेहरा हो चुका है जब कृष्ण जो है मथुरा को चले जाते हैं, समझे? तो वहीं से ये शब्द आया हुआ है। तो किसी के वियोग में यदि कोई रस वहाँ पर पूछा जाए कि कौन सा रस है यहाँ पर, तो वियोग, एक तो पहले प्यार है उससे, समझ गए? तो प्यार की भी चर्चा है तो श्रृंगार रस तो होगा ही, लेकिन वियोग की भी बात हो रहा है, अलगाव का भी बोध हो रहा है, तो इसलिए वियोग श्रृंगार रस भी ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है कई बारी। कौन सा? सर वियोग श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, इसी को क्या बोला जाता है? तो विप्रलभ श्रृंगार रस, समझे? ये दोनों एक ही का नाम है, विप्रलभ श्रृंगार रस कह लीजिए या फिर वियोग श्रृंगार रस कह लीजिए, समझ गए? तो अति मलिन वृषभानु कुमारी में पूछा जाए कौन सा रस है, तो भाई ये दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं जो आपको ऑप्शन में दे रखा हो। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए पूछ रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, भाई देखिए यहाँ पर है, कहिएगा सर इधर दे रखा है श्याम रंग, इधर कहता है कि उज्जवल हो, मैंने समझे? इधर कालेपन की बात कर रहा है, इधर उज्जवल यानी सफ़ेद, यानी कि, है ना, उजाले की बात कर रहा है, समझे?
तो विरोध का तो उच्चारण यहाँ पर हो रहा है मेरे भाई, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। इस वाक्य में कुछ और लिखा है, जैसा इसके अपोजिट जो है दूसरे वाक्य में लिख दिया गया है। इसका मतलब थोड़ा सा आपको समझाते नहीं दिया, आप सब लोग समझना। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग का मतलब क्या है, ज्यों ज्यों आप कृष्ण जी के भक्ति में लीन होते जाते हैं उतने ही आप उज्जवल होते जाते हैं, है ना, उतने ही आप जो है भक्तिवान होते जाते हैं, समझे। तो इस प्रकार से शब्द है ये। लेकिन शब्दों का यहाँ पर कहना तो यही है कि भाई विरोध का तो उच्चारण हो रहा है, मतलब चाहे जो निकले, लेकिन श्याम रंग इधर लिखा है, श्याम रंग यानी कालेपन, इधर उज्जवल होने का बात कर रहा है, मतलब विरोध का तो उच्चारण हो रहा है, समझे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अर्थ चाहे जो हो लेकिन शब्दों से विरोध का उच्चारण होना चाहिए, तो फिर विरोधाभास अलंकार आप लगा सकते हैं। चलिए मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसके अलावा फिर होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क करके जाना है आप सभी को। देखिए कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, आपको छंद का प्रकार पूछा जा रहा है। तो कहिएगा सर ये रहीम का क्या है मेरे भाई, रहीम के दोहा से लिया गया है ये, है ना, रहीम का क्या है, ये दोहा है, इसलिए इसको बोलेंगे दोहा छंद, समझ गए। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, माने कि कोई अच्छे दिल वाला इंसान है, अच्छी प्रकृति का इंसान है, उसके साथ कोई गलत संगति वाला लोग भी उसके साथ दोस्ती कर ले, फिर भी उसके जो है ना आन मान शान पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वही कह रहा है। कैसे भाई, तो ये मतलब रहीम लोगों को जो है संदेश देना चाहता है। जैसे भाई कैसे, तो जैसे चंदन में यदि सांप लिपटे रहत भुजंग, मैंने चंदन के पेड़ में देखिएगा सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि चंदन का पेड़ विष से भर गया हो, नहीं ना मेरे भाई, उसमें लिपटे रहता है, वो दूसरों को ठंडक पहुंचाते रहता है, सांप को, जो कि कितना जहरीला जो है जीव होता है, लेकिन चंदन कभी भी खराब नहीं होता, वो चंदन चंदन ही रहता है। उसी प्रकार से कहता है कि भले हमारे साथ कोई गलत संगति मेरे से कोई कर ले, लेकिन फिर भी हमको गलत संगत में नहीं पड़ना है, उसको भले हमको सुधार देना है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि बिगड़ जाएंगे, समझो। तो यही रहीम कहना चाहता है अपने दोहे के माध्यम से। तो पूछ रहे कौन सा छंद है, तो दोहा छंद है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई लास्ट का, इसका भी जो आप सबको कमेंट बॉक्स में बता के जाना है, आपका होमवर्क है। निर्मल शब्द का विलोम शब्द चुनने के लिए कह रहा है। निर्मल का विलोम ताकतवर हो जाएगा, निर्जल हो जाएगा, मलिन हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा, क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, साथ में आपका जो पूरे 25 क्वेश्चन का क्या स्कोर रहा आप सभी को, है ना, तो स्कोर भी आप सभी को कमेंट करके बताना है। इसके अलावा इस होमवर्क का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपको कमेंट करके बता देना है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको कमेंट करके बताना है। और आप सभी को फ्री में PDF चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर फ्री में आपको PDF मिल जाता है टेलीग्राम पर, ठीक है। और इसके अलावा आप ये डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा, वहाँ पर BK स्टडी कॉर्नर आप सर्च कीजिए, जो चैनल का नाम है BK स्टडी कॉर्नर, ये आप सर्च कीजिएगा तो फिर भी आपको जो है चैनल मिल जाएगा। 400+ उसमें भी सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो कर लीजिएगा उसको भी, ठीक है। और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिए हैं, तो वो भी देख सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके, या फिर आपका चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल ही जाएगा, समझे। लेटेस्ट प्लेलिस्ट अभी वही है, तो देख लीजिएगा पिछला क्लास भी। मिलते हैं अब आपको अगले क्लास में हम, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।